नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एटम होता है सबसे छोटा, सबसे छोटे पार्टिकल के अंदर फिर और छोटे पार्टिकल होते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इनको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है। तो जब इन चार्ज के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्योंकि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसके सामने बहुत सारा पॉजिटिव रख दूं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव के सामने बहुत सारा मैं क्या रख दूं, नेगेटिव रख दूं, तो वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जब मैं किसी चार्ज के सामने उसके अपोजिट चार्ज वाली कोई चीज रख दूंगा तो उसकी तरफ क्या आएगी, अट्रैक्ट होके आएगी। यानी कि वो चार्ज हमारा क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जो हमारे पास चार्ज मोशन करता है, उस मोशन ऑफ चार्ज की वजह से हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यानी कि हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि मेरे पास ये क्या है, कोई मेटल है, ठीक। इस मेटल के अंदर आपको पता है बहुत सारे एटम है, और एटम के अंदर आपने पता है कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने क्या किया, इस मेटल को किसी वायर से जोड़ के और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी क्या होती है, हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स होती है, जिसके क्या होते हैं, अलग अलग सिरों के ऊपर बहुत सारा चार्ज होता है। इसके एक सिरे के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे सिरे के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। तब आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 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 यहाँ पे क्या पहुंच गया, पॉजिटिव पहुंच गया। अब इन एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल के, एटम से निकल के क्या हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो के यहाँ पे आ गए, और आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो के इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर यहां से आ जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या हो जाएंगे, यहां से आके इस तरफ, इसके अंदर वापस चले जाएंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल में से इस तरफ से निकले और यहां से आके वापस इस तरफ में आ गए। तो यानी कि इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी के रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक यूनिट टाइम में मैं कहता हूं कि एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। अभी हमने कहा कि फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज होता है इसको हम लिखते हैं Q से, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रेट। रेट क्या होता है हमारे पास कि कितने टाइम में वो फ्लो हुआ है, यानी कि मेरे पास जो चार्ज है वो कितने टाइम में फ्लो हुआ है, उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है मेरे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और करंट बनता किसी की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण वजह से बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टी होती है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो आपका जो करंट होगा वो किस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इससे उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। उसके बाद आता है मेरे पास सर्किट। तो सर्किट मेरे पास क्या होता है कि जब हम किसी भी अप्लायंस को जोड़ते हैं किसी इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए, तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, कोई बल्ब। अब बल्ब का हमने क्या दिया, कोई सिंबल दे दिया। तो आपको जब भी कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो आपके पास इस बुक के अंदर टेबल दे रखी है जिसमें हमारे पास अलग अलग तरह के क्या रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं। तो फर्स्ट मेरे पास आता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है ये वाला साइन,
ये साइन होता है हमारे पास बैटरी का, बैटरी का, या इसको आप बोल सकते हो एनर्जी सोर्स या पावर सोर्स, कि जहां से हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके अंदर हमेशा दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और नेगेटिव वाला थोड़ा छोटा होगा। ये हमारे पास साइन होता है बैटरी का, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास कोई दो वायर्स हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो अगर उनके बीच में जॉइंट है, यानी कि मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ लगा दिया, ये यहाँ से एक वायर आया और यहाँ से एक वायर आया, तो दोनों के बीच में जोड़ है। तो अगर दोनों के बीच में जोड़ है तो उस जॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि डॉट से, इस प्रकार से। तो ये वायर हमारा क्रॉस हो गया। लेकिन अगर कोई वायर क्रॉस हो रहे हैं लेकिन उसके बीच में कोई जॉइंट नहीं है, तो आप इस प्रकार से क्रॉस करोगे, यानी कि एक वायर ये जा रहा था और इसके ऊपर से मैंने एक वायर ऐसे निकाल दिया, इनके बीच में कोई जोड़ नहीं, तो वो हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार का सिंबल होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है कि हम सर्किट के अंदर स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, तो मेरे पास ये वाला जो सिंबल होता है ये ऑफ सिंबल होता है। ये क्या होता है, ऑफ का, कि आपकी पावर है वो ऑफ है, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमने कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई। और ये हमारे पास सिंबल हो जाएगा ऑन का, कि इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या हमने क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। फिर हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर करंट को नापने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर का। क्या करते हैं, एमीटर का। एमीटर की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट, कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। और एमीटर का हमारे पास सिंबल होता है कि ये आप सर्कल के अंदर ए लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी प्रकार से हमारे पास एक वोल्टमीटर होता है वोल्टेज नापने के लिए। वोल्टेज आपको अभी पता नहीं है, अभी आगे पता चल जाएगा कि मेरे पास वोल्टेज क्या होती है। तो उस वोल्टेज को नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। फिर हमारे पास एक और सिंबल आता है रेजिस्टेंस का। ये भी नेक्स्ट आएगा, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि इस सिंबल का यूज हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है बल्कि वेरिएबल है, यानी कि मैं इसको अगर कम या ज्यादा कर सकता हूं, तो आप इसके ऊपर ये साइन लगा दोगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सिंबल थे, यानी कि ये मेरे पास बल्ब है, ये बैटरी है, ये जॉइंट है, ये हमारे पास क्या विदाउट जॉइंट क्रॉसिंग ऑफ वायर है, ये मेरे पास एमीटर है, वोल्टमीटर है, कि ऑन है, ऑफ है, रेजिस्टेंस है फिक्स, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये तो थे आपके पास कुछ सिंबल्स। अब इन सिंबल का यूज करके आपने क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना है। सर्किट कैसे बनाएंगे, अगर मैं बोल दूं कि आपने सिंपली एक बल्ब को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो सिंपली एक बैटरी को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या लगाओगे, कि बल्ब लगाओगे, यानी क्या किए, कि बल्ब लगा दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, बल्ब आ गया। अब बल्ब को आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा, तो मैंने क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। उसके बाद आपको बल्ब को आप डायरेक्ट बैटरी के साथ जोड़ दोगे तो वो तो चलता ही रहेगा, तो उसके अंदर ऑन ऑफ का भी सिस्टम होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, की लगा दूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, की आ जाएगी, ये बल्ब आ जाएगा और ये बैटरी आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, कि व्हेन ए इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज जॉइंट टू एनर्जी सोर्स, जब आप किसी एनर्जी सोर्स के साथ किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जोड़ते हो, तो मेरे पास क्या बन जाता है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है, ठीक है। आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने कहा था कि जब हम किसी भी मेटल में से किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी का सोर्स लगाना पड़ेगा, जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ तक लेके आया, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब इस वर्क डन कौन करेगा, ये बैटरी करेगी, क्योंकि और तो कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं है। तो इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के यहां तक लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं,
ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, कि हमें इस पॉइंट का पता नहीं है, अब वो चार्ज कहां से आएगा, कहीं से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट के ऊपर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, work done to carry a unit charge from one point to another point। ये कहता है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास अब पोटेंशियल, मैंने कह दिया कि ये मेरे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर। पोटेंशियल को किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट के अंदर। पीछे हमारे पास करंट था, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट से मेजर करते हैं, जिसको हम वी से लिखते हैं। तो मेरे पास वोल्ट क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज, कि हमने कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना चार्ज ले जाने के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास करंट नहीं था कि चार्ज जा रहा है कितने टाइम के अंदर, तो यहाँ पे कितना वर्क डन कर रहा हूं कितने चार्ज ले जाने के लिए, उन दोनों का रेशो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, ये 1 कब होगा, जब मेरे पास वर्क डन कितना होगा 1 और क्यू भी कितना होगा 1। यानी कि व्हेन द वर्क डन टू कैरी अ 1 यूनिट चार्ज इज 1 जूल, कि जब मुझे 1 यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तब मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। तो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज जो हम किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं। करंट हमने पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज की कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। फिर कहता है कि जब भी मैं किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो उसका करंट है वो बढ़ता है। यानी कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। या मैं इन दोनों का उल्टा कर रहा हूं, पोटेंशियल कम करूंगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा डिपेंड करते हैं। अगर V बढ़ाऊंगा तो I भी बढ़ेगा, V घटाऊंगा तो I भी घटेगा, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ओम्स लॉ ये कहता है कि इन एनी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current in the circuit and vice versa। वैसा वैसा का मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट भी पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट इन द सर्किट। ये हमने कहा। तो हमारे पास जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो मुझे वहां पे क्या लगाना पड़ता है कि कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आता है वो आता है R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है कि जो हमने बीच में कोई मेटल यूज किया है, कोई वायर यूज किया है, तो उस वायर के अंदर उस करंट के अपोजिशन में कोई फोर्स लगता है। यानी कि चार्ज है वो इस तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि करंट है हमारा, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होंगे, इसी उल्टी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, तभी तो करंट इस तरफ फ्लो होगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं ना, तो ये जो हमारा वायर है
ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। यानी कि हमारा जो चार्ज यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के अंदर सीधा सीधा फ्लो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इन वायर के साथ क्या कर रहा है, टकरा के या दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ में टकरा के क्या कर रहा है, पास हो रहा है। यानी कि वो सीधा पास नहीं हो सकता, उसके बीच में कोई अपोजिशन फोर्स आता है, इसकी वजह से चार्ज को क्या मिलती है, कुछ रुकावटें मिलती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो जो चार्ज के रास्ते में कुछ रुकावट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, इट इज द अपोजिशन फोर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसका कोई चीज अपोज कर रही है, चार्ज को रोकने की कोशिश कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे पास ओम्स लॉ ये कहता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके ऊपर सीधा सीधा डिपेंड करता है। तो हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास पोटेंशियल अप्लाई करके है तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, और करंट की वैल्यू देखिए तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको इस कांस्टेंट R की वैल्यू पता है। ये जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, हर मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि हमारे पास सिल्वर है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो होते हैं, यानी कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि बहुत कम चीजें उसको अपोज कर रही है। तो जैसे लकड़ी है, लकड़ी में तो करंट फ्लो होता ही नहीं, तो लकड़ी का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके चार्ज को फ्लो होने देता है नहीं, इतना ज्यादा अपोजिशन है कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं फ्लो होता। तो किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस ही। तो रेजिस्टेंस हमारे पास किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वही चीज पढ़ा। ओम्स लॉ में क्या था हमारे पास कि हमारा जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की, यानी कि V इक्वल टू हमने क्या रखा था, IR रखा था। R हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ का मतलब क्या है कि जब हम दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V की, और यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं करंट की, तो जैसे जैसे आप V की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैंने V को और बढ़ाया यानी कि करंट की वैल्यू और बढ़ेगी, V को बढ़ाया करंट की वैल्यू और बढ़ेगी। तो हमारे पास जो V और I के बीच में ग्राफ आता है वो क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यानी कि जितना आप V बढ़ा रहे हो उतना ही क्या बढ़ता है, आपका I बढ़ता है। तो हमारे पास ओम्स लॉ के अंदर जो V और I के बीच में रिलेशन होता है ग्राफिकली वो इस प्रकार से होता है। तो हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी कि आप यहाँ पे वोल्टेज को माप रहे हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे आपका करंट बढ़ता जाएगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट इसका ओम्स लॉ।